नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। मेरे साथ हैं सुमित शशांक जी, भाजपा के फायरब्रांड प्रवक्ता। और जहां बात सनातन की हो, जहां बात हिंदुत्व की हो और जब कभी विरोधियों को ठीक से खदेड़ ना हो, रपेट ना हो, रेल ना हो, तो भाजपा सुमित शशांक को आगे कर देती है। तो आज हमने सोचा सुमित शशांक से बातचीत की जाए। बहुत स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। लेकिन आजकल भाजपा के प्रवक्ताओं के दिन बड़े ही बुरे चल रहे हैं। आरजेडी ने दो ऐसी प्रवक्ताओं को आगे किया है, नाम है प्रियंका भारती, फतुआ से आती है, और दूसरी कंचना यादव। भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ताओं को खदेड़ दी रही है, बोलती बंद करा दे रही है, कोई आवाज नहीं निकल रही है। और जो लोग यह कहकर राजद वालों को डरा देते थे कि जंगल राज, तो जवाब ऐसा देती है, सामाजिक न्याय का नारा ऐसा बुलंद करती है। और राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। महिला सशक्तिकरण की बात होती है। सुमित शशांक, यदि कभी आपकी भिड़ंत हो गई प्रियंका भारती से, तो फिर आप भी दूर भागिएगा। देखिए, दो तीन प्रश्न आपके प्रश्नों में निहित हैं। लालू यादव से प्रारंभ करता हूं। जिस व्यक्ति ने बिहार में अपराधियों, गुंडों और बाहुबलियों को चुन चुनकर टिकट प्रदान किया, मुस्लिम वोट बैंक में पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली के लिए बाहुबलियों और गुंडों को टिकट दिया और अलग अलग जिलों में अपराधियों को एकत्रित करके गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल की रचना की, वैसे व्यक्ति से एनडीए की तुलना कभी हो ही नहीं सकती। और आपने उनकी दो प्रवक्ताओं की बात की, मैं पहले नारी सशक्तिकरण की बात करता हूं। हम उस प्रियंका भारती के बारे में सोच समझ के बोलिएगा। निश्चित रूप से कहीं मुकाबला हो गया तो फिर कहां आप? मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। बुला लूं कभी? निश्चित रूप से, आपको जब इच्छा हो आप बुला लीजिए। अच्छा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि हम उस परंपरा में जन्मे हैं। ये वो बिहार है जो जहां हम कहते हैं कि जो सदैव शाश्वत बना रहने वाला है वही सनातन है। अच्छा। सनातन अर्थात आदि शक्ति मां जगदम्बा, जिनको प्रतीकात्मक रूप में हम मां सीता के रूप में पूजते हैं। और हम उस परंपरा से आते हैं जहां हम देवी का सम्मान करते हैं, बिहार की माताओं बहनों का सम्मान करते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव, खास करके इनकी जो प्रवक्ताओं का आप नाम ले रहे हैं, उनको बताना चाहिए, जिस लालू प्रसाद यादव की वो प्रशंसा करते हुए नहीं थकती हैं, उनको बताना चाहिए ना कि लालू यादव जिस दिन महिलाओं के अंगों के बारे में गाना गा रहे थे होली के समय में, उस पर भी तो उनको बयान देना चाहिए। लालू यादव जिस दिन बलात्कार का पंचायती करवा रहे थे दरवाजे पे, एक दलित माता बहन का जब बलात्कार हुआ, एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार हुआ, और उस व्यक्ति के द्वारा हुआ जो उनके यहाँ विधायक का बेटा था, और उसके बाद आप कल्पना करके रूह सिहर जाती है लोगों की कि लालू यादव कहते हैं कि छोड़ दो, आप विभिन्न केसेस हैं, चंपा विश्वास कांड की बात कर ले या फिर और भी शिल्पी गौतम कांड की बात कर ले। होम कौन कांड को क्यों नहीं याद करते हैं? देखिए, जहां कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ी हुई है बिहार में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वैसे लोगों को छोड़ा नहीं गया। अच्छा। वो ये बदलता हुआ बिहार है जिस बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। बिहार ये वो बिहार है जहां एक बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में रुपए जाते हैं। एक बेटी के जन्म के बाद उसको आप देखेंगे कि 9वीं कक्षा में जब जाती है तो साइकिल प्रदान किया जाता है, मैट्रिक पास करने पे प्रोत्साहन राशि मिलती है। अच्छा, आपको याद है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कितनी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और आपको जानकारी कितने दिनों के बाद मिली? आपकी सरकार छोड़ी हुई थी क्या? एक भी घटना अगर बिहार में कहीं भी घटती है तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पर कार्रवाई होती है। ये सुशासन की सरकार है। यहाँ मुख्यमंत्री के दरवाजे पर मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती नहीं होता है। यहाँ मुख्यमंत्री के दरवाजे पे ये नहीं कहा जाता है कार चोरी होने के बाद कि कुछ पैसा देके छोड़ दीजिए। इसी सरकार में सुमित जी, अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव के घर के बाहर गोलियां चलती हैं और जो अपराधी है वह आज तक पकड़ा नहीं गया है। ज्ञानेश्वर जी, मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर कोई भी अपराधी, जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, या तो अपराधी नेपाल भागेंगे, नहीं तो उस अपराधी का पिंडदान गया में होगा। पिंडदान गया में होगा मतलब? निश्चित रूप से वैसे अपराधियों का एनकाउंटर होगा।
अच्छा, जो राज्य के संसाधनों के लिए, राज्य के लोगों के लिए, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, राज्य की एकता अखंडता के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए जो खतरा है, वैसे लोगों का तो इनकाउंटर तो गोपाल खेमका की जो हत्या जिन लोगों ने की, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं 100 कर दिया? घंटे में नहीं, क्यों नहीं इनकाउंटर 100 कर दिया? घंटे में इनकाउंटर क्यों नहीं किया? मैं वही बता रहा हूं, हाँ। 100 घंटे में वैसे अपराधी पकड़े गए ना, इनकाउंटर नहीं हुआ ना, पिंडदान नहीं हुआ ना। जिस तरीके से ये पुलिस का काम है। हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, तो पुलिस का तो काम है। पिंडदान कराने का काम सरकार का है। मैं वही बता रहा हूं, हाँ। अगर अपराधी कहीं भी प्रतिरोध करता है, पाया जाता है, हाँ। तो निश्चित रूप से उसका इनकाउंटर। अच्छा, अपराधी प्रतिरोध करेगा तो इनकाउंटर करेगा। पुलिस के सामने और आपने कह दिया लालू यादव ने केवल बाहुबलियों को आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से, हत्यारों को आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से। आपकी सरकार में और आपके विधायकों में ऐसे कोई मैं नहीं सिर्फ है। इतना पूछना चाहता हूं आपके कैमरे के माध्यम से, एक कहावत है, अंधों में काना राजा। हाँ। लालू जी मुख्यमंत्री रहे, लालू जी की पत्नी मुख्यमंत्री रही, लेकिन उस परिवार में बेटा निरक्षर। और उस पर आगे बढ़ के बताता हूं, एक कहावत जो मैंने बोला कि अंधों में काना राजा, बेटा निरक्षर किसे कह रहे हैं आप? 7वीं फेल 8वीं फेल, इससे ज्यादा क्या? मुख्यमंत्री का बेटा, वही बता रहा हूं ना, हाँ। मुख्यमंत्री का बेटा 8वीं 9वीं फेल हो जाता हाँ। है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं, सकता है वो क्या? तो क्रिकेट खेलने गए ना, क्रिकेट खेलने गए। लालू जी क्या कह रहे थे सदन के पटल पे? वैचारिक और राजनीतिक रूप से आप बहस कर पाएंगे? बता रहा हूं, लालू जी सदन के पटल पे, मैं वैचारिक रूप से ही बता रहा हूं, लालू जी सदन के पटल पे कह रहे थे ना कि मेरा बेटा तरुण तौलिया लेके, पानी लेके दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। आज तक कुंठित विचारधारा में दौड़ा जा रहा है। कभी राहुल गांधी के पीछे दौड़ा जा रहा है, तो कभी बिहार की जनता के सामने नाक रगड़ने के लिए दौड़ा जा रहा है। लेकिन आज भी मन के अंदर जो कुंठा का भाव है वो समाप्त नहीं हुआ। मैंने फिर कहा कि अंधों में काना राजा, पूरे बिहार को अशिक्षा के भाव से ग्रसित करने का काम लालू जी ने किया, ताकि जो निरक्षर होंगे, जो सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, जो प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, वैसे लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। और आपकी पार्टी ने क्या किया? जिस दलित महिला को, जिस दलित प्रवक्ता को, सारिका पासवान को आशुतोष कुमार गाली दे रहे थे, उस आशुतोष कुमार को भाजपा ने शामिल करा लिया। इसीलिए तो कहते हैं आरजेडी वाले की भूरा बाल। देखिए, आप भी भूरा बाल वाले सैनिक दो लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से क्या लड़ाई चल रही है, निजी रूप से क्या लड़ाई चल रही है, इस बात के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं होती। दलितों को गाली देने वाले को आपने शामिल कराया ना। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा हैं, उनके सामने राहुल गांधी ने नतमस्तक होने के बजाय टोपी के आगे नतमस्तक होना चुना। ये कौन सा उनका दलितों का सम्मान है? मैं तो श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करता हूं, जो हमारे विचारों, संस्कारों, हमारे आचरण और हमारी शक्ति जो संविधान में निहित है, उस संविधान की बात कर रहा हूं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अनुकृत किया गया है भाव चित्रात्मक लिपि में। उसका सम्मान कहा गया? उनका सम्मान कहा गया? अपमान कहते हैं। वो तो कह रहे हैं संविधान बचाओ, मतलब टोपी का सम्मान करो नहीं, और संविधान का अपमान करो? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं। आप भी तो वही कहते हैं, तिलक का सम्मान करो और टोपी का अपमान करो। मैं ये कहता हूं कि संविधान में कौन सी धारा खतरे में थी, कौन सी उपधारा खतरे में थी, कौन सा भाग खतरे में था। मैं सीधा, हम अखंड भारतवर्ष की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा। और किसने किया? नेहरू जी के कार्यकाल में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान किसने किया? जी, पिछले 11 वर्षों से आप सरकार में जब हैं, दलितों, पिछले 11 वर्षों से आप सरकार में हैं, और फिर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ऑनर हो रहे हैं। क्यों नहीं आप कान पकड़ के निकाल रहे हैं? क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बिहार में कितने हैं बता दीजिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। जब दलितों की बात होती है, मैं इस प्रश्न का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले प्रश्न का पूरा जवाब देना चाहता हूं। जब दलितों की बात होती है तो वाल्मीकि समुदाय याद नहीं आता है? नाली साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए, जिसको आरपीसी के तहत, रणवीर पैनल कोड के तहत, आईपीसी नहीं चलता था वहां कश्मीर में, उस समय इनका मुंह नहीं खुलता था। और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की बात होती है, उनको बसाने का काम बंगाल में किन लोगों ने किया? आप कश्मीर की बात करें, सुमित शशांक जी, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार आपने ही बनाई थी, और वह महबूबा मुफ्ती जिसने इस बात की वकालत की थी कि कश्मीर में और घाटी में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए, और आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी भी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, एक बार प्रयास किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी विचारधारा गलत। तो महबूबा मुफ्ती के साथ हमने एक बार मौका दिया,
और हमारी सरकार नहीं ना, ये कहते थे ना कि आर्टिकल 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां बही क्या? हमने आर्टिकल 370 हटाया, हमने 35A हटाया और अखंड भारतवर्ष का जो सपना है उसको भी साकार करेंगे। आपने ही कहा था ना कि बिहार के डीएनए में गड़बड़ी है 2015 में, और डीएनए की गड़बड़ी का बदला बिहार ने कैसे लिया था? सुमित शशांक जी याद कीजिए, लालू नीतीश एक हो गए थे और मोदी यहां हारे थे, अमित शाह यहां हारे थे। देखिए, परसेप्शन फैलाना इसी को कहते हैं। हाँ। आरोप और अफवाह की राजनीति इसी को कहते हैं। हाँ। जो लोग आरोप और अफवाह की बातें करते हैं, जो परसेप्शन की बात क्या करते मोदी हैं, ने नहीं कहा था? मैं ये पूछता हूं ना, उदयनिधि स्टालिन जो सनातन को गाली देते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बताते हैं, मुस्लिम लीग जो जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों के आगे टांग देंगे और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे, उसी को राहुल गांधी विदेश में जाकर के सेकुलर बताते हैं। जवाब तो इस पर देना चाहिए। इनकी पार्टी का नेता दक्षिण भारत में कहता है, तो आप पर भी लगता है कि बीफ बेचने वाली कंपनियों से आप चंदा लेते हैं? इनकी पार्टी का बीफ बेचने वाली कंपनियों से आप चंदा लेते हैं? बोला ना, परसेप्शन की राजनीति, आरोप और अफवाह की राजनीति। देखिए, इस देश में जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए उसका क्रम बताता हूं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके गोद में कौन पला बढ़ा? एओ ह्यूम के नेतृत्व में कौन सी पार्टी बनी? कांग्रेस पार्टी। फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, और किसके बीच में? तो देश के लोगों के बीच में। लोगों के जनमत को देश के लोग सिर्फ हिंदू हैं क्या? मैंने हिंदू कहा क्या? मैंने सनातन की बात की। अच्छा। जो सदैव शाश्वत बना रहने वाला है वही सनातन है। और इस देश की परंपरा, विचारों और संस्कारों में, चाहे ऋग्वेद की बात करें, चाहे ऋग्वैदिक काल की बात करें, चाहे उत्तर वैदिक काल की बात करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सनातन जीवन जीने की पद्धति है। सुमित शशांक जी, जब नीतीश कुमार आपसे अलग हो जाते हैं तो काफी अच्छे नहीं लगते, बुरे लगने लगते हैं, और जैसे ही आपके करीब आ जाते हैं आपको लगने लगता है कि यह विकास पुरुष है, यह सुशासन बाबू है। कैसे? ज्ञानेश्वर जी देखिए, सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, विजय सिन्हा ने क्या कहा था, अमित शाह ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, याद कराऊं क्या? नहीं, मैंने गुणात्मक शिक्षा की बात की। हमारी पार्टी ने हमेशा नहीं, गुणात्मक शिक्षा मतलब आप नीतीश कुमार को शिक्षित करने में लगे हैं। हमने गुणात्मक शिक्षा की बात की थी, हमने गुणात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार के विषय में कुछ भी बोला? लेकिन लालू यादव अलकतरा चोरी, चारा चोरी, जमीन घोटाला, और ये बार बार कहते हैं ना कि बोल दिए नीतीश कुमार जी की बाप के यहां से पैसा लाओगे। मैं उस पर भी बताता हूं, भाई साहब उन्होंने इसलिए बोला, और या फिर कुछ लोग जो बोलते हैं क्योंकि पिताजी उनके हवा खा रहे थे, माननीय कोर्ट ने उनको जेल का हवा खाने का सजा दिया था, तो जेल में कौन सा नोट छापने का मशीन रखे थे वो? ये भी तो उनको बताना चाहिए। परसेप्शन फैलाना, शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, वैसे ही लोगों को टिकट देना। किसी भी पढ़े लिखे, हो सकता है कि किसी एक दो पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने टिकट दिया होगा। तो आपने कहा शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, तो राधाचरण शाह को टिकट नहीं मिलने जा रहा है? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से आपकी पार्टी में कोई ऐसा माफिया नहीं है? मेरा स्पष्ट कोई ऐसा माफिया नहीं है जो मैं नाम गिनाऊं क्या? मेरा स्पष्ट रूप से, देखिए ज्ञानेश्वर जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करती है। अच्छा, हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की आंखों में जो सपने हैं, जो आ जाए वो बासी मशीन में बिल्कुल हम जीवंत करने के लिए काम करते हैं। गरीब रिक्शा चालक, ठेला चालक, आप सोचिए ना, कल्पना कीजिए कि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, उसके बच्चे जो हैं, जो सपने कभी उन्होंने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना तो प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं। सपना प्रशांत किशोर, बिहार के मुद्दों की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा आप मंदिर को मत देखो, आप राशन को मत देखो, 2025 में अपने बच्चों को देखो, बच्चों के भविष्य को देखो, पलायन को देखो और अपने जीवन स्तर को देखो, जिसकी बातें आप लोग नहीं करते हैं। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर से सहमत है? मैं जो बता रहा हूं कि जीवन स्तर की अगर समझ के बोलिएगा, बड़े बड़े नेता भाग जाते हैं। वही बता रहा हूं, जीवन स्तर की बात होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशांत जी से पूछना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने वाली ममता बनर्जी पसंद थी उनको? वो कहते हैं, उन्हीं का, नरेंद्र मोदी भी तो उनको पसंद थे। उन्हीं लोगों का बयान मैं कोट करता हूं, जब वो कहते हैं कि सड़क बनवाने की जिम्मेदारी उनकी थी, नाला बनवाने की पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी उनकी थी, तो रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। उदयनिधि स्टालिन जब गाली देते हैं सनातनियों को, तो उसकी भी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जहां जहां काम किया,
कहते हैं कि पैसा बाहर से आता है, देखिए परसेप्शन फैलाना, ये इसी को कहते हैं गलत तो नैरेटिव जो मुद्दे उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, बिहार के मुद्दे उठा रहे हैं ना, ये मानते हैं ना। देखिए रोटी, कपड़ा, मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात महागठबंधन भी करती है और हम भी करते हैं, लेकिन उसको पूरा कौन करता है? उसको पूरा करने के लिए एनडीए काम करती है। उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति आवश्यक है जिसको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिसने लंबे अरसे से पूरे समाज को अपना परिवार महागठबंधन की सरकार आ गई तो भूरा बाल वाले समझ जाइएगा, देखिए खूब बातें हो रही है, भूरा बाल में आप भी शामिल हैं। देखिए इससे ज्यादा कुतिस्त मानसिकता और क्या हो सकती है कि किसी को साफ करने की बात होती है। अशोक महतो ने क्या कहा है, अशोक महतो का इतिहास क्या है ये भी पता है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या इतिहास है। क्योंकि आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों ने क्या कहा है। हम किसी को साफ करने की बात नहीं करते, हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं और सबको एकजुट करते हुए समाज के अंतिम पायदान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं जिसमें सांसारिक, व्यवहारिक और नैसर्गिक ज्ञान निहित है, और इस तरीके की बातें वही लोग करते हैं जिसको सामाजिक, व्यवहारिक और नैसर्गिक ज्ञान की कमी है। आपकी पार्टी के बारे में आरोप है कि आपकी पार्टी कॉपी पेस्ट की सरकार हो गई है एनडीए में शामिल रहते हुए। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ वही करते हैं जो तेजस्वी यादव कह देते हैं। तो सम्राट चौधरी का अपना क्या है? देखिए जंगल में शेर देखा है आपने? जंगल में शेर देखा है मतलब? जंगल में आप कभी सफारी करने गए होंगे तो जंगल में शेर देखे होंगे। हाँ मैंने देखा है। सम्राट चौधरी जी को देख लीजिए, अगर राजनीति में तो आप बिहार को जंगल मानते हो और जंगल का शेर मानते हैं सम्राट चौधरी को? बिल्कुल भी नहीं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि नीति, नियत और नैतिकता जिसको जंगल राज बनाने का काम खास करके ये आरजेडी के गुंडों ने किया था, उस गुंडा राज से बाहर निकालने में जो नीतीश कुमार जी की भूमिका रही और आज उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है समाज के लिए। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है बिहार में और किस तरीके से वित्त मंत्रालय और इन सभी के माध्यम से सीमांचल को डेवलप करने के लिए लगातार हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबको चुनाव के समय ही याद आ रहा है। ये इसी नैरेटिव को तो चेंज करना है ज्ञानेश्वर जी, इसी नैरेटिव को चेंज करना है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव के समय में प्रधानमंत्री क्यों आते हैं। अरे भाई साहब, राहुल गांधी पूरे 5 वर्षों में कितनी बार बिहार आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी बार। पूरे देश में काम करने वाला व्यक्ति, पूरे दुनिया में भारत का नाम, झंडा जो है उसका मान बढ़ाने वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति बिहार में आकर के बिहार की धरती से पाकिस्तान को ललकार करके और उसके छक्के छुड़ा देता है। आज तक पहलगाम के जो हमलावर हैं पकड़े नहीं गए। देखिए अब कौन थे, उनको एक तरीके से समाप्त करने के लिए हमारी एजेंसीज काम करती है, लेकिन जो उनके ट्रेनिंग कैंप थे, जो उनके सेंटर्स थे, ब्रह्मोस मार के उड़ा दिया कि नहीं? गोली मारने वाले अब भी बचे हैं। ब्रह्मोस मार के बचे हैं कि समाप्त हो गए हैं? बचे हैं। मरा हुआ आदमी तो नहीं आएगा बताने। मैं आता हूं बिहार पर। देखिए आप चंपारण से आते हैं और आजकल मोतिहारी में बड़ी चर्चा हो रही है सुमित शशांक की, तो आप क्या कर रहे हैं मोतिहारी में? देखिए जमीन से निकला हुआ हूँ, सामान्य परिवार का बेटा हूँ और मिट्टी को माँ मानता हूँ, बस यही है। माँ मानते हैं? निश्चित रूप से। अच्छा, हम वो हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, लेकिन खास करके चंपारण में जन्मा हूँ, मोतिहारी में जन्म हुआ है, मोतिहारी के लोगों के साथ लगाव है। और जब कभी भी पटना रहता हूँ तो हजारों लोग वहां से चिकित्सीय सुविधाओं के लिए अगर आते हैं तो उनकी सहायता कर पाता हूँ। पार्टी ने वो स्थान। मोतिहारी में कहाँ से आते हैं? छतौनी से। छतौनी से आते हैं? निश्चित रूप से। अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। और बहुत प्यारे लोग हैं। बहुत प्यारे लोग। निश्चित रूप से पूरे मोतिहारी के लोग बहुत प्यारे हैं। और जिसको अपनाते हैं हृदय से अपनाते हैं। मन कभी करता है चुनाव भी लड़ लें? ये पार्टी तय करती है, ये पार्टी का निर्णय होता है, लेकिन राजनीति में स्वस्थ राजनीतिक परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि राजनीति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, इसमें कौन सा गलत बात है? अपने लोगों की सेवा करना, अपने लोगों के लिए खड़ा रहना, उनके दुख सुख में साथ खड़े रहना, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को अपने लोगों तक त्वरित रूप से पहुंचाना और उनके सुख दुख में बेटा बन के खड़ा रहना, उनके परिवार का हिस्सा प्रतीत होना, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नेता को ऐसा ही होना चाहिए कि किसी के घर में कोई बेटा अगर नहीं भी है, किसी के परिवार में कोई नहीं है, बाहर कमा रहा है। और खास करके मैं कुछ दिनों से मोतिहारी से बाहर हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो पटना रह रहे हैं, तो मैं उनको भी यही बोलूंगा कि कई बार
जी। इसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा। कई बार कुछ लोग जो है अपने परिवार के लिए कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो मेरा तो परिवार इतना बड़ा है मोतिहारी, बिल्कुल, तो उसके लिए अगर मैं और उनका और आशीर्वाद आपके पास जो काम है, पार्टी का राइट है कि निश्चित आपको रूप से। पटना भी रहना है, दिल्ली जी। भी रहना है और पार्टी जी। की बातों को रखना। तो देखिए मेरे साथ थे सुमित शशांक जी, देखिए कितना प्रखर हैं और कितना तेज बोलते हैं। लगता है किसी दिन इनका मुकाबला मुझे प्रियंका भारती या कंचना यादव से कराना ही होगा, तो मालूम होगा कि भारी कौन पड़ता है। तो इस मुकाबले का करिए इंतजार, यह मुकाबला भी कराएंगे लाइव सिटीज के शो में, तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।